हमारे भारत में दो प्रकार के लोग हैं। एक वो जो गांधी जी को महात्मा मानते हैं और एक वो जो गांधी जी को अपशब्द कहते हैं। एक वो लोग हैं जो भारत की आज़ादी के लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार अहिंसा को ठहराते हैं और एक वो लोग हैं जो मानते हैं कि भारत की आज़ादी सिर्फ और सिर्फ हिंसा से मिली है। और ऐसे कोई एक या दो टॉपिक्स नहीं है जहां पर ये लोग आपसी मतभेद रखते हैं, ऐसे तमाम टॉपिक्स हैं। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम भारत की आज़ादी के इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्यों लोग आपस में मतभेद रखते हैं, क्यों लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है गांधी जी को लेकर, और समझेंगे हमारे चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया फॉर क्लास 10th हिस्ट्री को। Not conceive of any Swaraj in which the workers and the peasants had no hand in the administration of the state. The Karachi Congress, convened under the shadow of Bhagat Singh's execution, truly represented the temper of the country at the moment. बाकी सभी देशों की तरह अगर तुम भारत का इतिहास भी देखोगे तो तुमको रियलाइज होगा कि भारत के इतिहास में भारत का जो समाज था वो भी बहुत बटा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर बहुत भेदभाव था। जो बड़े लोग थे वो छोटे लोगों से नहीं बात करते थे, अमीर अमीर जो थे वो गरीबों से बात नहीं करते थे, जो ऊंची जाति के थे वो नीची जाति वाले लोगों से दूर रहा करते। तो इस प्रकार से समाज बहुत अलग अलग बटा हुआ था। तो सवाल ये आता है, जब समाज इतना बटा हुआ था तो ये समाज एक साथ आया कैसे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए? बिल्कुल सही सवाल है। अगर किसी जगह पर सब लोग बटे हुए हैं तो वो लोग एक साथ क्यों आएंगे? ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो सब एक साथ आएंगे? तो इसका कारण था ब्रिटिश। ब्रिटिश जब भारत में आए तो उन्होंने सब पर एक समान अन्याय किया। उन्होंने नहीं देखा तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम ऊंची जाति के हो, तुम नीची जाति के हो। उन्होंने सब पर एक तरीके से अन्याय किया, सबके साथ दुर्व्यवहार किया, खराब बिहेवियर किया, जिसकी वजह से भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को ये रियलाइज़ हुआ कि हम सबका दुश्मन एक है। और जब सबको ये रियलाइज़ हो गया कि अब हम सबका दुश्मन एक है यानी ब्रिटिश है, तो अपने आप लोग एक साथ आ गए और भारत की आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई। तो ये तो था तुम्हारा ये चैप्टर का स्टार्टिंग, जहाँ पे तुमने समझा कैसे लोग एक साथ आए और भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना शुरू हुई। अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के पहले टॉपिक को, जहाँ पर हम जानेंगे कैसे ब्रिटिश ने हमारे साथ अन्याय किया और हमने बदले में क्या किया। तो पहला टॉपिक है हमारा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ये एंड हुआ था 1919 में और इसके इंडिया पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया के लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा था। क्यों सफ़र करना पड़ा था बताता हूँ मैं आगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश का जितना भी खर्चा आया था तो ब्रिटिश ने उस खर्चे को निकालने के लिए क्या किया था, इंडिया में टैक्सेस को बढ़ा दिया था। इंडिया में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था और जो कस्टम ड्यूटीज़ है उनको भी बढ़ा दिया था। कस्टम ड्यूटीज़ का मतलब जब आप एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो तो उसके बीच में आपको एक टैक्स टाइप देना पड़ता है, उसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो उसको भी बढ़ा दिया गया था और यहीं तक वो रुके नहीं थे। उन्होंने क्या किया था कि सोल्जर्स की कमी ना पड़े, इसकी वजह से भारत में आए थे और भारत के गांव से, भारत के विलेजेस से ज़बरदस्ती लोगों को उठा ले गए थे और आर्मी में रिक्रूट कर लिया गया था, जिसको हम फोर्स रिक्रूटमेंट कहते हैं, यानी जबरन भर्ती। ज़बरदस्ती आए, लोगों को उठा ले और आर्मी में रिक्रूट कर लिया, भर्ती कर लिया और बोला कि भाई तुम युद्ध लड़ने जाओ, जिसकी वजह से इंडिया के लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। और उसी टाइम पर माया ऐसी थी, भगवान की माया ऐसी थी कि उसी टाइम पर भारत के कई सारे हिस्से में क्रॉप फेलियर हो गया, फसल बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से जब पूरा देश इतनी सारी चीज़ों से सफ़र कर रहा था तो कई सारे लोग किससे सफ़र भी करने लगे, खाने की शॉर्टेज से भी सफ़र करने लगे। और बात यहीं तक नहीं रुकी, उसी समय पर एक बीमारी भी फैली जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा। मतलब लोगों को उम्मीद थी कि ये अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो चीज़ें ख़राब है, लेकिन ऐसा हो सकता है जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और इसी उम्मीद में वो बैठे थे कि हाँ भाई हो सकता है वर्ल्ड वॉर के बाद अच्छी हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्रिटिश सेम तरीके से व्यवहार करता रहा भारतीयों के साथ, वही टैक्स बढ़ाए रखे, सब कुछ करे रखे। तो भारत के लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा आया, स्पेशली गरीबों के अंदर, कि हमने इतना सफ़र किया उसके बाद भी ये ब्रिटिश हमारे लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो अब ज़रूरत थी कि ये जो गरीबों के जो गुस्सा है उसको एक डायरेक्शन दिया जाए, उसको एक सत्याग्रह, उसको एक मूवमेंट में कन्वर्ट किया जाए। और इसके लिए लोगों को एक लीडर की ज़रूरत थी। इनके पास लोकल लीडर्स तो थे, लेकिन एक ऐसे लीडर की ज़रूरत थी जो पूरे देश में इनको रिप्रेजेंट कर सके। तब हुई गांधी जी की एंट्री। गांधी जी की एंट्री होती है जनवरी 1915 में, जब वो अफ्रीका से वापस आते हैं। और अफ्रीका में ऑलरेडी वो बड़े पॉपुलर थे। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में ऑलरेडी वो एक सत्याग्रह करके आ रहे थे रेसिज्म के खिलाफ। रेसिज्म मतलब रंग के बेसिस पे भेदभाव, कि काला गोरा इसके बेसिस पे भेदभाव, उसके खिलाफ वो वहाँ पर सत्याग्रह करके आ रहे थे। और उनका जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट था, गांधी जी का भारत आने से पहले गांधी जी से ज़्यादा पॉपुलर उनके सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट हो गया था। सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट बेसिकली था सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह की फिलॉसफी ये थी कि वो कहते थे कि अगर तुम सच के लिए लड़ रहे हो, इफ़ यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग ट्रू, तो तुमको फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, तुमको हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिना फिजिकल फोर्स इस्तेमाल किए जंग जीत सकते हो। सिंपली कहूँ तो जैसा आज कोर्ट्स में चलता है ना, कोर्ट की यही तो फिलॉसफी है कि तुम हमारे पास आओ और बिना फिजिकल फोर्स के लड़ो, आर्ग्यूमेंट करो, ये सब करो।
कोर्ट्स की भी तो यही फिलॉसफी है सत्याग्रह के तरीके से। तो यही सेम फिलॉसफी इन्होंने यहाँ पे अपनाई थी कि हम फिजिकल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, सत्य के लिए लड़ेंगे। एक तरीके से ये सही भी था, क्योंकि उस टाइम पर लोगों को सबसे ज़्यादा डर यही रहता था कि अगर वो किसी सत्याग्रह करेंगे, कोई मूवमेंट करेंगे, तो उसमें हिंसा हो जाएगी जिससे उनको जान का खतरा है। लेकिन गांधी जी के साथ उनका ये डर मिट गया, क्योंकि जब गांधी जी का खुद ग्रुप हिंसा नहीं करेगा तो सामने वाला भी उन पर हिंसा नहीं कर पाएगा। ये सिंपल फिलॉसफी थी। इसको लेकर उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला, और जब वो भारत आए तो उन्होंने भारत में कई छोटी छोटी जगहों पर सत्याग्रह भी किए। जैसे उन्होंने 1917 में चंपारण बिहार में सत्याग्रह किया था पीजेंट्स के लिए। उसके बाद 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में सत्याग्रह किया था, किसके खिलाफ, रेवेन्यू के खिलाफ, की बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मांग रहे थे। 1918 में अहमदाबाद में सत्याग्रह किया था कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। अब आपकी बुक में चंपारण पे शायद से 1916 दिया गया है, लेकिन अगर आप एक गूगल चेक मारोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये डेट 1917 है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको करेक्ट करके पढ़ाई है। अगर आपकी बुक में 1916 अभी भी दिया हुआ है न्यू एडिशन में भी, तो आप लोग 1916 ही याद कर लेना, क्योंकि पेपर में वैसा ही पूछता है वो मैमपर्क में, ठीक है। लेकिन रियलिटी में कब हुआ था तो ये याद रखना 1917 में। तो गांधी जी ने ये छोटे छोटे सत्याग्रह किए, अलग अलग ग्रुप्स के लिए, लेकिन वो जानते थे कि इन छोटे छोटे सत्याग्रह से ब्रिटिश पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उन्हें एक ऐसा सत्याग्रह करने की जरूरत थी जिसमें देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। तो ये सत्याग्रह करने के लिए उनको टॉपिक मिला रॉलेट एक्ट से। रॉलेट एक्ट बेसिकली क्या था, एक तरीके का कानून था जो ब्रिटिश ने पास किया था 1919 में, 1919 में। और जब ये एक्ट पास हो रहा था तो भारत के लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया था। क्यों विरोध किया था, क्योंकि इस एक्ट से ब्रिटिश को दो ऐसे पावर मिलते थे जो बहुत तगड़े थे। पहला पावर ये था टू रिप्रेस और कंट्रोल द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन इंडिया। इसका मतलब भारत में हो रही किसी भी राजनीतिक गतिविधि को वो रोक सकते हैं। राजनीतिक गतिविधि, सपोज करो तुम्हारी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तुम कहीं रैली करना चाहते हो, मीटिंग करना चाहते हो, तो रॉलेट एक्ट ब्रिटिश को ये पावर देता था, वो ये मीटिंग होने से रोक देगा, तुम्हारी रैली होने से रोक देगा। और दूसरी पावर जो सबसे खराब थी वो ये थी कि ये जो रॉलेट एक्ट था ये ब्रिटिश को पावर देता था कि वो जिसके ऊपर हाथ रखेंगे उस बंदे को जेल में रख सकते हैं 2 साल के लिए, और वो बंदा 2 साल तक बेल के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता, यानी कोर्ट में ट्रायल के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता। टू डिटेन एनी इंडियन लीडर एंड टू कीप हिम इन प्रिजन फॉर 2 years। तो गांधी जी ने देखा यार ये तो क्या है, एक तरीके से कंप्लीटली पावर का मिसयूज है। तो उन्होंने बोला ये रॉलेट एक्ट जो है ना अपना काला कानून है, और हम इसके खिलाफ सत्याग्रह करेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो गांधी जी की एक फिलॉसफी ये भी थी कि वो सत्याग्रह करने से पहले सामने वाले को बता देते थे कि देखो भाई इस डेट से हम सत्याग्रह करेंगे, अगर तुम चाहते हो हम ना करें तो तुम क्या करो, अब तुमने जो जो कदम उठाए हैं जैसे रॉलेट एक्ट बनाया है तो इसको वापस ले लो। तो उन्होंने लेटर भेजा और बोला कि अगर तुम रॉलेट एक्ट वापस नहीं लोगे तो हम 6 अप्रैल से क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे। इसके रिस्पॉन्स में ब्रिटिश ने क्या किया, इसके रिस्पॉन्स में ब्रिटिश ने बोला अच्छा हमारे खिलाफ हड़ताल करोगे, बताते हैं हम तुमको। तो उसने क्या किया, छोटे छोटे लीडर्स को उठाना अरेस्ट कर दिया, जो जो छोटे छोटे लीडर्स थे, लोकल लीडर्स थे। और उसके अलावा गांधी जी को बोला तुम दिल्ली नहीं आ सकते हो। जैसे इंडियन आइडल में बोला जाता है ना कि आप मुंबई आ सकते हैं, आप मुंबई आ सकते हैं, तो यहाँ पे बोला गया आप मुंबई जा सकते हैं लेकिन दिल्ली नहीं जा सकते हैं। तो गांधी जी की जो एंट्री थी वो दिल्ली में बैन कर दी गई। और उसी समय 10 अप्रैल को एक ऐसी चीज़ हुई जिससे सिचुएशन और ख़राब हुई। 10 अप्रैल को क्या हुआ था, अमृतसर में कुछ लोगों के बीच में, भारतीय लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में थोड़ा लड़ाई झगड़े हो गए, जिसकी वजह से स्थिति और ख़राब हो गई और अमृतसर में मार्शल लॉ लग गई। मार्शल लॉ क्या होती है, मार्शल लॉ का सिंपली मतलब है मिलिट्री रूल लगना। अगर मैं बोलूँ किसी जगह पर मार्शल लॉ लग गई है, उसका मतलब है कि उस जगह का डायरेक्ट कंट्रोल किसके हाथ में है, उस जगह को संभालने का वो है मिलिट्री के हाथ में। तो अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दी गई थी 10 अप्रैल को, और वहाँ पर मिलिट्री रूल लग गया और मिलिट्री का इंचार्ज बनाया गया किसको, जनरल डायर को। तो अमृतसर में उसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे पूरे इंडियन हिस्ट्री का दिल दहल जाता है, जिसके बारे में सोच कर बहुत खराब इंसिडेंट है, जो था जालियांवाला बाग इंसिडेंट। 13 अप्रैल को बेसिकली क्या हुआ था, अमृतसर में वैसाखी का मेला लगा हुआ था। तो कई सारे लोग वैसाखी का मेला देखने जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। उनको तो पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ लगी हुई है, और कई सारे लोग ब्रिटिश का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो इस मौके का फ़ायदा उठाया किसने, जनरल डायर ने, जो आर्मी का इंचार्ज था। उसने कहा कि ये सही मौका है भारत के लोगों के मन में डर प्रोड्यूस करने का, टेरर प्रोड्यूस करने का। तो वो अपनी पूरी आर्मी को लेकर पहुंच गया कहाँ पर, जालियांवाला बाग पे, और सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक कर मारा। इससे कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। और जैसे ही सारे पॉइंट्स ब्लॉक हो गए बाहर निकलने के, उसने ओपन फायरिंग करना शुरू कर दी। ये भी नहीं देखा बच्चा है, बच्ची है, बूढ़ा है, औरत है, कुछ नहीं देखा, सब पर एक समान फायरिंग की और सबको एक समान तरीके से टॉर्चर किया। इतना टॉर्चर किया कि कई लोगों को तो उनकी नाक तक रब कराई ज़मीन पर, कई लोगों को सैल्यूट कराया ज़बरदस्ती। बहुत ज़्यादा दिक्कतें उसने प्रोड्यूस की। उसको लगा था कि भाई भारत वालों के अंदर थोड़ी ना हिम्मत होती है, ये थोड़ी ना कुछ कर पाएंगे। लेकिन बदले में क्या हुआ, जब ये खबर धीरे धीरे पूरे भारत में फैलती है कि भाई जालियांवाला बाग में क्या हुआ है,
बहुत ज़्यादा झगड़े बढ़ जाते हैं। भारत के लोग दम दम से अटैक करने लगते हैं किनके ऊपर, ब्रिटिश वालों के उनके ऊपर, उनके पुलिस स्टेशन जला देते हैं, उनके ऑफिसेज जला देते हैं, जिससे ब्रिटिश भी थोड़ा हल्के में आ जाता है कि यार अब तो दिक्कत में फंस गए। लेकिन उसी टाइम पे क्या होता है, उसी टाइम पे जैसे ही गांधी जी देखते हैं कि यार अब इस मूवमेंट के अंदर क्या आ रही है, हिंसा आ रही है, क्योंकि गांधी जी की फिलॉसफी क्या थी कि हम हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन ये जो मूवमेंट था, अब इसके अंदर क्या हो गई थी, हिंसा आ गई थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो वो क्या कहते हैं, हम इसी पल इसी मोमेंट पर रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को यहीं पर रोकते हैं, और वहां पर हो जाता है रॉलेट एक्ट सत्याग्रह का दी एंड। तो अब गांधी जी को जनरली क्रिटिसाइज किया जाता है कि क्यों वो ये जो सत्याग्रह थे उनको बीच में रोक दिया करते थे, क्यों ऐसा कर देते थे। तो वो मेरा मानना है वो उनका उस समय पर सिचुएशन को देखकर एक डिसीजन रहा होगा, क्योंकि अकेला उनका डिसीजन तो ये नहीं रहा होगा कि कोई बड़ा सत्याग्रह रोकना है। सब बाकी सभी लीडर्स मीटिंग करते होंगे, उसके बाद ऐसे डिसीजंस लिए जाते होंगे। खैर ये आपकी किताब में नहीं है, आपको अपनी किताब में ये नहीं बताना है कि ये सही थे या गलत थे। आपको बस इतना याद करना है कि गांधी जी ने क्या किया था, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह रोक दिया था। क्यों रोक दिया था, क्योंकि सत्याग्रह के अंदर वायलेंस आ गया था, हिंसा आ गई थी। ठीक है, उसके बाद जब रॉलेट एक्ट सत्याग्रह रोका गया तो गांधी जी को रियलाइज हुआ कि ये छोटे मोटे सत्याग्रह से नहीं होगा, हमको देश के लिए और बड़ा सत्याग्रह करना पड़ेगा अगर हमको ब्रिटिश को भगाना है और आज़ादी पानी है। तो उनको पता था बड़ा सत्याग्रह तभी पॉसिबल है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ मिलाएं। अभी उन्होंने क्या किया था, किसान इन सबको तो साथ मिला लिया था, लेकिन हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं आए थे। जब एक देश के अंदर हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं आएंगे तो देश में यूनिटी कैसे दिखाई देगी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक बड़ा सत्याग्रह करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, हिंदू और मुस्लिम्स को साथ मिलाएंगे, जिनको साथ मिलाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। बट गांधी जी ने कहा कोई नहीं, कर लेंगे। तो गांधी जी ने क्या किया, खिलाफत इशू नाम से एक इशू था, इसका फ़ायदा उठाया और मुस्लिम को बोला तो हमारे पास आ जाओ, और मुस्लिम इसके लिए मान भी गए। अब बेसिक कहने में तो मैंने इसे 2 लाइन में कह दिया कि मुस्लिम को बोला हमारे पास आ जाओ, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। खिलाफत इशू क्या था, पहले ये समझो। खिलाफत इशू बेसिकली क्या होता था, जब भी कहीं पर युद्ध होते थे तो क्या होता है, जो हारता है उसको कुछ ना कुछ रिपोर्कशंस यानी कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ता है, कुछ ना कुछ अपनी ज़मीन दे देनी पड़ती है। सपोज करो दो व्यक्ति के बीच, 2 कंट्रीज़ के बीच में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो जो कंट्री हारेगी उसको अपनी थोड़ी बहुत ज़मीन भी देनी पड़ेगी, कई सारी चीज़ें भी देनी पड़ेंगी विनिंग कंट्री को। यही सेम चीज़ पहले भी होती थी। तो वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, ओटोमन टर्की अपनी हार गई थी, और ओटोमन टर्की जो राजा थे, एम्परर जिनका नाम था खलीफा, सुनने में आ रहा था कि इनके ऊपर बहुत बुरा समझौता लगने वाला है, इनको बड़ा कष्ट होने वाला है। प्रॉब्लम ये थी कि जो खलीफा थे वो मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते थे, इस्लामिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते थे, यानी एक तरीके से आप कह सकते हो ये उनके आध्यात्मिक गुरु थे पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के। तो अगर खलीफा पे खतरा आएगा तो इसका मतलब पूरे इस्लामिक वर्ल्ड पे खतरा आ रहा है, और इसको लेकर सारे इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत चर्चा थी। जितने भी मुस्लिम्स थे वो लोग बहुत टेंशन में थे, और इसी को लेकर भारत में क्या किया गया था, खलीफा को बचाने के लिए, खलीफा के इशू को डिस्कस करने के लिए भारत में भी खिलाफत कमेटी बनाई गई थी मार्च 1919 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो ये लोग जो मोहम्मद अली शौकत अली थे, ये गांधी जी के पास गए, उनको बोला देखो भाई ऐसे ऐसा है, आप हमारे खलीफा को बचाने के लिए हेल्प करो, आप पूरे वर्ल्ड में इस इशू को रेज करो। तो गांधी जी ने बोला देखो भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है, सपोर्ट अस एंड वी विल सपोर्ट यू। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि तुम मुझे सपोर्ट करो, बदले में हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो अली ब्रदर्स ने पूछा इसका क्या मतलब, तो गांधी जी ने बोला देखो भाई हम करने वाले हैं एक बड़ा सत्याग्रह देश की आज़ादी के लिए, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो बदले में हम तुम्हारा साथ दे देंगे खिलाफत इशू पे। तो इसको लेकर जो खिलाफत कमेटी थी, जो मुस्लिम लीडर्स थे वो मान गए, और इस तरीके से गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ लाया। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी, जब ये लोग मान भी गए कि चलो भाई हम हिंदू के साथ मिलकर एक बड़ा सत्याग्रह करेंगे, तो कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग थे जो तैयार नहीं थे इस चीज़ को मानने के लिए कि हम क्या करें, मुस्लिम्स को अपने सत्याग्रह में ले। लेकिन जैसे तैसे कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में गांधी जी ने सबको कन्विंस किया और बोला कि हम नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह करेंगे, जो किसके सपोर्ट में होगा, देश की आज़ादी के भी सपोर्ट में होगा और खिलाफत के सपोर्ट में भी होगा, यानी खलीफा को बचाने के लिए भी किया जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल खिलाफत इशू था। अब एक सवाल उठता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का नाम नॉन कॉपरेशन ही क्यों रखा, महात्मा रख लेते, गांधी रख लेते, भारत रख लेते, कुछ भी रख सकते थे सत्याग्रह का नाम, लेकिन नॉन कॉपरेशन ही क्यों, असहयोग ही क्यों। तो इसके पीछे एक रीज़न है। गांधी जी ने एक किताब लिखी थी 1909 में, हिंद स्वराज नाम से, और उस किताब में उन्होंने बताया था कि ये जो ब्रिटिश वाले हैं ना, वो इंडिया में इसलिए इस्टेब्लिश हो पाए क्योंकि हमने इनकी हेल्प की, हमने इनको कॉपरेट किया। अगर हम इनकी हेल्प नहीं करते तो ये इंडिया में कभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाते। सही बात है, वो तो हमारे जब इंडिया में आए थे तो वो तो कंप्लीटली कुछ नहीं जानते थे भारत के बारे में, हमारे भारत के लोगों ने उनकी हेल्प की होगी तभी तो वो यहाँ इस्टेब्लिश हो पाए। तो गांधी जी ने अपनी किताब में बोला था कि अगर हम उनकी हेल्प करना बंद कर देंगे तो अगेन वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, और उनका सिस्टम, उनका रूल हमारे भारत में 1-1.5 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, जो एक सही बात भी थी। अगर कोई हमारी मदद से कहीं पर इस्टेब्लिश हो सकता है, तो अगर हम उसकी मदद करना छोड़ दें तो वो वहाँ से भाग भी सकता है।
ये उनकी फिलॉसफी थी, जिसकी वजह से इस मूवमेंट का नाम नॉन कोऑपरेशन यानी कि सिंपली नॉन कोऑपरेट करना, हेल्प ना करना रखा गया। लेकिन लोगों का मानना था भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसकी शुरुआत करोगे कैसे, क्या करोगे इस सत्याग्रह में। तो गांधी जी ने बोला था कि हम सिंपली है कि हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे, उनका सहयोग करना छोड़ देंगे। तो उन्होंने बोला क्या करेंगे, जितने भी लीडर्स थे उन्होंने डिस्कस किया कि हम इसके लिए प्लान बनाएंगे। प्लान में स्टेप 1 ये बनाया गया कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो भी हमको सरकार से अवार्ड मिल रखे हैं हम उनको वापस कर देंगे ब्रिटिश को कि भाई हमको नहीं चाहिए। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो लोग भी सरकार के लिए नौकरियां कर रहे हैं ब्रिटिश के लिए, लाइक आर्मी में जॉब्स, पुलिस में जॉब्स, स्कूल में जॉब्स या सिविल सर्विस में, वो लोग अपनी जॉब्स को क्विट करेंगे और बोलेंगे हम आपके लिए काम नहीं करेंगे। और तीसरे में क्या करेंगे, इन सब से भी कुछ बात नहीं बची तो हम एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। ये सही भी बात है, जब हमारे भारत के लोग उनको पूरा छोड़ देंगे तो उनको सिस्टम संभालने में दिक्कत होगी, जिससे अल्टीमेटली वो धीरे धीरे दिक्कत में आने लगेंगे। तो सब कुछ प्लानिंग के तहत बहुत अच्छा चल रहा था, परंतु फिर एक दिक्कत आ गई। और अब की बार दिक्कत आई कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर ये दिक्कत थी कि जैसा कि ये फिक्स हुआ था नॉन कोऑपरेशन में कि हम जो हमारे ब्रिटिश है उनका बिल्कुल भी सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ लोग क्या थे, वो कह रहे थे कि हमको क्या करना चाहिए, ठीक है सत्याग्रह तो करो लेकिन इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, यानी इलेक्शन में तो लड़ना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कांग्रेस में दो ग्रुप बन गए, जिनमें से एक कहता था कि हम नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह करेंगे और ब्रिटिश को कंप्लीटली असहयोग कर देंगे, बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे। और एक ग्रुप कहता था कि हाँ भाई नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह तो करो लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन में भी लड़ लो, यानी एक तरीके से ब्रिटिश का सहयोग भी कर लो, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर बहुत टेंशन्स क्रिएट हो गई। लेकिन एट द एंड इसमें भी एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। कांग्रेस के नागपुर सेशन में, जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ वर्क होता है और लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम इलेक्शंस को बॉयकॉट करेंगे, सिर्फ एक ही जगह पर इलेक्शंस लड़े जाएंगे, उसके अलावा पूरे भारत में इलेक्शंस बॉयकॉट होंगे। अब कहाँ पर लड़े जाएंगे वो समझेंगे हम आगे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है 1921 में, और इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कैसे अलग अलग लोगों ने, अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, यानी अमीर लोगों ने कैसे किया, गरीब किसानों ने कैसे किया, मिडिल क्लास लोगों ने कैसे किया। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम है डिफरेंट स्ट्रेंथ्स विद इन द मूवमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके बारे में, मिडिल क्लास के बारे में। तो जो मिडिल क्लास सोसाइटीज़ थी, जो टाउन्स में रहती थी, उन्होंने इस मूवमेंट को बहुत ही एक्टिवली सपोर्ट किया। अब जैसा मैंने बोला था कि पूरे भारत में कहीं पर भी इलेक्शंस नहीं लड़े गए थे, सिर्फ एक जगह छोड़कर, वो थी मद्रास। मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थी, ब्राह्मण्स की पार्टी थी, उसने इलेक्शंस को लड़ा था। उसके अलावा पूरे भारत में कहीं इलेक्शंस को नहीं लड़ा गया था, इलेक्शंस को कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया गया था। जो मिडिल क्लास सोसाइटीज़ थी ये बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी किसमें, हमारे नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह में। इन्होंने अपने जॉब्स छोड़ दिए थे, इन्होंने स्कूल से दाखिला वापस ले लिया था, इन्होंने जो भी ये काम करते थे ब्रिटिश के लिए वो सब छोड़ दिया था। और वो विदेशी कपड़े को भी बॉयकॉट कर दिया था कि हम वो नहीं करेंगे, और विदेशी कपड़ों के ढेर बनाकर उनको जलाया था और खादी को पहनना शुरू कर दिया था। यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये मिडिल क्लास बड़े दम से सपोर्ट कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह को। लेकिन ये जो इनका सपोर्ट था ये शुरुआत में तो रहा, कहते हैं ना कि जब आप किसी को मोटिवेट कर देते तो वो शुरू में तो उसके अंदर बहुत जोश रहता है, लेकिन धीरे धीरे जोश ठंडा हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर हुई, शुरुआत में इनको तो बहुत जोश रहा कि नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह में हमें सपोर्ट करना है, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपना सपोर्ट कम कर लिया नॉन कोऑपरेशन से। क्यों कम किया, उसके दो कारण थे। पहला कारण ये था कि गांधी जी ने बोला था कि विदेशी कपड़े का इस्तेमाल मत करो, खादी पहनो। लेकिन दिक्कत ये थी कि खादी इतना महंगा था कि कई लोग खादी को खरीद ही नहीं पा रहे थे। तो जब खरीद नहीं पाएंगे तो पहनेंगे क्या, तो कई लोग क्या करने लगे, वापस से विदेशी कपड़ा खरीदने लगे क्योंकि वो सस्ता आता था। दूसरी चीज़ क्या दिक्कत आई, जो लोग भी ब्रिटिश की जॉब छोड़कर आ रहे थे, जो लोग भी ब्रिटिश के स्कूल से, ब्रिटिश के हॉस्पिटल से जॉब छोड़कर आ रहे थे, अब उनके पास कोई काम नहीं था। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी ऐसा इंडियन स्कूल, इंडियन हॉस्पिटल नहीं था जहाँ पर वो जाकर काम कर सकें, जिसकी वजह से उन्हें मजबूरी में क्या करना पड़ा, वेले तो बैठे नहीं रहेंगे, उनको भी अपना परिवार चलाना है, वापस से ब्रिटिश के लिए काम करना जाना पड़ा। तो दो रीज़न क्यों मिडिल क्लास सोसाइटीज़ ने मूवमेंट से धीरे धीरे अपना हाथ खींच लिया। पहला था खादी बीइंग टू एक्सपेंसिव, और दूसरा कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं था जो रिप्लेस करता ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को। अगर हम दूसरी तरफ देखेंगे, जो किसान थे कंट्री साइड में, यानी गांव में रहने वाले जो किसान थे, उन्होंने इस मूवमेंट में कैसे सपोर्ट किया, तो इनकी एक अलग स्टोरी है। लेकिन स्टार्टिंग में तो मैं को एक ओवरऑल सार बता देता हूँ। जो किसान थे, जो बिल्कुल गरीब किसान थे, और कांग्रेस थी, इन्होंने आपस में एक दूसरे से बहुत दूरी बनाए रखी थी नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह में। क्यों, वो जानेंगे हम दो कहानियों से। पहली कहानी है अवध की। अवध में जो किसान हुआ करते थे उनको लीड किया था बाबा रामचंद्र ने, जो खुद को सन्यासी बताते थे। और वहाँ पर उनकी लड़ाई किसके खिलाफ थी, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और ताल्लुकदार के खिलाफ थी। जो लैंडलॉर्ड्स और ताल्लुकदार थे वो क्या करते थे, गरीब किसानों से बहुत हाई किराया वसूलते थे, बहुत ज़्यादा किराया वसूलते थे, और इन लोगों से बेगर कराते थे। बेगर का मतलब होता है आप किसी से काम करा लेते हो और उसको बदले में पैसा नहीं देते हो। तो ऐसे किया करते थे, जिसकी वजह से गरीब किसानों को बहुत सफ़र करना होता था। तो
जो अवध के पीजेंट्स थे उन्होंने डिसाइड किया बाबा रामचंद्र की लीडरशिप में कि हम इनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ेंगे। ये सब देखकर जवाहरलाल नेहरू जी भी कहाँ गए थे, अवध चले गए थे। उनको लगा था कि उनको जाना चाहिए अवध में, लोगों के दुख दर्द को सुनना चाहिए, तो वो भी वहाँ गए थे। और ये सब तब की बात है जब नॉन कोऑपरेशन शुरू नहीं हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू जी अवध गए थे, उन्होंने अवध के गाँव में घूमा था, वहाँ पर एक ऊध किसान सभा बनाई थी। ऊध किसान सभा क्या करती थी, लोगों की दुख दर्द पीड़ाओं को सुनती थी और सॉल्यूशन देने की कोशिश करती थी, और ये बड़ी पॉपुलर हुई थी। यानी कुछ महीने के अंदर इसकी 300 ब्रांचेस हो गई थी। तो इसका मतलब शुरू में लग रहा था कि कांग्रेस बहुत खुश है इन गरीब किसानों से जो ब्रिटिश के खिलाफ क्या कर रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जो पीजेंट्स थे उनका मूवमेंट आगे बढ़ता गया, कांग्रेस उनसे नाखुश होती गई। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो पीजेंट्स थे वो वायलेंस करने लगते थे। यानी क्या किया गया, अवध में भी सेम चीज़ हुई। अवध में जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जो तालुकदार्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके घरों पर अटैक किया, उनके घरों पर अटैक किया, बाजार में लूटमार मचा दी, जो अनाज के कारखाने होते हैं वहाँ पर लूटमार मचा दी, जिसकी वजह से कांग्रेस खुश नहीं थी, क्योंकि उसका मानना था यार तुम हिंसा मत करो, अहिंसा से लड़ो, ठीक है, क्योंकि वही तो उनकी क्या थी, सत्याग्रह की फिलॉसफी थी। इसलिए जब शुरू में तो कांग्रेस इनसे खुश थी कि हाँ भाई आप बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन जब ये लोग हिंसा करने लगे तो कांग्रेस ने इनसे दूरी बना ली। और सेम सिचुएशन आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में भी होते हैं। गुडेम हिल्स में जो आदिवासी रहा करते थे, तो ब्रिटिश ने इन आदिवासी को बोला था देखो भाई ऐसा है, तुम फॉरेस्ट में नहीं आ सकते हो, क्योंकि इस फॉरेस्ट से हम क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें ऑब्टेन करते हैं, तो हम तुमको फॉरेस्ट में नहीं आने देंगे। तो ऐसे में जो गुडेम हिल्स में रहने वाले लोग थे उन्होंने कहा कैसे नहीं आ सकते भाई, आदिवासियों के लिए तो उनके भगवान भगवान धर्म सब कुछ जंगल ही होते हैं। तो उन्होंने कहा अगर तुम हमें जंगल में नहीं आने दे रहे हो तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम हमारे धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो, ट्रेडिशनल राइट का, एक जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन कर रहे हो। आदिवासी की तो पूरी दुनिया ही जंगल में बसती है। तो जब ब्रिटिश वालों ने बोला कि नहीं भाई हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, तो ये लोग बड़े गुस्से में आ गए, और इनके गुस्से को इस्तेमाल करने के लिए इनको डायरेक्शन दिया किसने, इनके लीडर अलूरी सीताराम राजू ने। अब अलूरी सीताराम राजू एक स्पेशल लीडर थे, एक्सेप्शनल केस थे। ये खुद को भगवान का एक रूप बताया करते थे। ये कहते थे कि ये सही भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये लोगों को ठीक कर सकते हैं, और ये बुलेट की गोली, नॉट बुलेट की गोली, बुलेट और गोली एक ही होते हैं, आई एम सॉरी, ठीक है, ये बंदूक की गोली पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी स्पेशल चीज़ें खुद के बारे में बताते थे, और लोग इनको असल में भगवान का एक रूप भी मानने लगे थे, क्योंकि इन्होंने कई सारे ऐसे कारनामे किए होंगे तभी तो मान रहे होंगे। तो अलूरी सीताराम राजू की लीडरशिप में क्या हुआ था, इन्होंने मूवमेंट किया, और जो मूवमेंट किया अगेन कांग्रेस उससे खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी, सिंपल सी बात है। वैसे तो कहने के लिए अलूरी सीताराम राजू गांधी जी के बड़े भक्त थे, लेकिन ये गांधी जी की कुछ ही बातों को फॉलो करते थे, कुछ को नहीं। जैसे ये मानते थे कि गांधी जी ने बोला है खादी पहनो तो खादी पहनो, ये मानते थे गांधी जी ने बोला है कि ड्रिंकिंग मत करो, स्मोकिंग मत करो, तो मत करो। लेकिन ये एट द सेम टाइम ये भी कहते थे कि हमको हिंसा तो करनी ही पड़ेगी, जो गांधी जी ने कभी नहीं बोला है। इसीलिए हम कहते थे कि ये बहुत ही सिलेक्टिवली गांधी जी की बातों को मानते थे, कुछ बातों को मानते थे, कुछ बातों को नहीं मानते थे। तो जब इन्होंने मूवमेंट करना शुरू किया अपने आदिवासियों के साथ, तो कांग्रेस बिल्कुल भी इनसे खुश नहीं थी। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही काम किया जो अवध में हुआ था। ये लोग गए, ब्रिटिश ऑफिशियल्स के घरों पर अटैक किया, उनकी फैमिली पर अटैक किया, उनके घरों पर अटैक किया, लकड़ी डंडे से उनको मारने के लिए दौड़े। इस सब चीज़ों से जो कांग्रेस थी वो खुश नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी अहिंसा के साथ सत्याग्रह लड़ा जाए। इसीलिए ओवरऑल इनके साथ भी कांग्रेस ने क्या करा, दूरी बनाए रखी। और ओवरऑल आप आगे भी देखोगे जो गरीब किसान थे उनके केस में कांग्रेस ने उनसे दूरी ही बनाए रखी थी, क्योंकि इनके साथ हमेशा एक वायलेंस का खतरा बना रहता था। लेकिन इस पूरे समय के दौरान क्या हुआ था, जो अलूरी सीताराम राजू हैं वो एक तरीके से हीरो बनकर निकले थे, और आज भी उनकी पूजा की जाती है। अगर हम कभी गुडेम हिल्स तरफ जाओगे या आदिवासी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, तो अलूरी सीताराम राजू को बहुत ही स्पेशल दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो तुम समझते हो क्या कि गरीब किसानों ने कैसे सपोर्ट किया नॉन कोऑपरेशन को, गरीब किसानों ने कैसे सपोर्ट किया, गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच में दूरियां बनी रही, जिसकी वजह से कोई खास सपोर्ट उनकी तरफ से मिल नहीं पाया। तीसरा अगर हम देखेंगे प्लांटेशन वर्कर्स। प्लांटेशन वर्कर्स क्या होता है, प्लांटेशन में बेसिकली क्या किया जाता है, प्लांटेशन एक तरीके की खेती होती है। इसमें क्या करते हैं, हम किसी एक क्रॉप को बहुत बड़े एरिया पे ग्रो करते हैं। जैसे चाय की प्लांटेशन होती है असम में, तो चाय को बहुत बड़े एरिया पे ग्रो किया जाता है कॉमर्शियल पर्पस के लिए, इसको हम प्लांटेशन कहते हैं। तो पहले के टाइम पर क्या होता था, प्लांटेशन के लिए दूर दूर से वर्कर्स को मंगाया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह वर्कर्स जाते थे। और ब्रिटिश ने एक एक्ट पास कर रखा था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इसमें इन्होंने बोला था जो भी व्यक्ति प्लांटेशन में काम करता है वो बिना इजाज़त के, बिना परमिशन के अपने खेत को, अपने गार्डन को छोड़कर नहीं जा सकता, और उन बेचारों को ऐसी परमिशन बहुत कम ही मिलती थी। रियलिटी ये थी। तो जब लोगों को पता चला कि गांधी जी का राज आने वाला है नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह के बारे में, तो उनको लगा भाई गांधी जी का राज आने वाला है, प्लांटेशन वर्कर को सबको अपने अपने गांव में क्या दी जाएगी, ज़मीन दी जाएगी। ये एक तरीके से अफवाह फैल गई थी। जैसे आज के टाइम पर र्यूमर्स फैलते हैं, ऐसे उस टाइम पर भी एक अफवाह फैल गई थी, जिसको सुनकर क्या हुआ, प्लांटेशन वर्कर्स अपना गार्डन छोड़कर भाग गए। उन्होंने कहा भाई गांधी राज आ रहा है, सब अपना गार्डन छोड़कर भाग गए।
और उनको लगा अब सब बेहतर होगा, लेकिन बाद में वो पकड़े गए। अगर आप इनका केस देखोगे तो इनके लिए आज़ादी का मतलब क्या था, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, इनके लिए आज़ादी का मतलब देश की आज़ादी से नहीं था, इनके लिए आज़ादी का मतलब पहले खुद की आज़ादी से था। क्यों? क्योंकि ये खुद ही आज़ाद नहीं थे, इनको खुद ही एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने दिया जाता था। तो ओवरऑल ये सिचुएशन थी प्लांटेशन वर्कर्स की। बाद में ये लोग जब भागे तो इनको पकड़ा भी गया, इनको बहुत मारा भी गया ब्रिटिश। तो अगर हम देखेंगे प्लांटेशन वर्कर्स, तो इन्होंने किस तरीके से नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह को देखा, इन्होंने भी नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह को सपोर्ट तो किया, लेकिन इन्होंने अपने पर्पस से सपोर्ट किया। इनका पर्पस क्या था कि पहले इनको आज़ादी मिले, देश की आज़ादी बात की बात है, पहले ये तो खुद आज़ाद हो जाए, जो एक तरीके से सही हुई बात है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह एक टाइम आया जब वो फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ था उसके बारे में बताता हूँ। सिंपल सा ये कि नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह का फेल होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कांग्रेस ने विज़न डिफाइन नहीं किया था। विज़न का मतलब उद्देश्य डिफाइन नहीं किया था कि हम क्या चाहते हैं सत्याग्रह से। अगर मैं आपको बोलूँ आपको सत्याग्रह करना है, करते जाना है, तो एक टाइम के बाद यू विल गेट बोर्ड। क्यों? क्योंकि तुमको पता नहीं होगा कि तुम्हारे सत्याग्रह का गोल क्या है। तो ये सेम चीज़ प्रॉब्लम आ रही थी नॉन कॉपरेशन में। वहाँ पर गोल ही नहीं रखा गया था कि हाँ भाई ये हमारा टारगेट है, जिसकी वजह से लोग क्या हो रहे थे, बोर हो जा रहे थे। उनको लग रहा था यार कुछ नहीं होने वाला, तो धीरे धीरे हटते चले जा रहे थे। और जो लोग इसमें सपोर्ट भी कर रहे थे तो उनको भी नहीं पता था उनकी मंजिल क्या है, तो वो उनको जो समझ में आता था वो करते थे। यानी ये जैसे अभी हमने देखा ना, लोग अपने अपने तरीके से आज़ादी का मतलब निकाल लेते थे। गरीब किसानों के लिए आज़ादी का मतलब क्या निकला था, ताल्लुकदार लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ लड़ाई लड़ना। मिडिल क्लास के लिए आज़ादी का मतलब क्या निकला था, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ना। और ये जो प्लांटेशन थे इनके इनके लिए आज़ादी का मतलब क्या निकला था, अपना गार्डन छोड़कर इनको पूरा घूमने की आज़ादी होना। तो लोगों ने अपना अपना स्वराज का मतलब निकाला और अपना अपना स्वराज का मतलब निकालकर अपने अपने तरीके से काम किया, जिसकी वजह से ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और 1 फरवरी, नॉट 1 फरवरी, सिंपली है फरवरी मंथ में 1922 में एक चौरी चौरा कांड हुआ, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह रुक गया। चौरी चौरा में बेसिकली क्या हुआ था, गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा नाम से, वहाँ पर एक रैली जा रही थी, आराम से रैली जा रही थी, तो उस पर पुलिस ने अटैक कर दिया था, जिसके बदले भारत वाले लोगों ने भी अटैक कर दिया था और उन्होंने पुलिस स्टेशन को तक जला दिया था। जिसकी वजह से गांधी जी को लगा था कि इस सत्याग्रह के अंदर क्या हो गया है, नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह के अंदर अब वापस से वायलेंस आ गया है, और गांधी जी ने वहीं पर क्या किया था, उस सत्याग्रह को रोक दिया था। आप देखोगे गांधी जी ने जितने भी सत्याग्रह रोके उन सबका रीज़न बहुत कॉमन था कि उस सत्याग्रह के अंदर वायलेंस आ जाती थी और उनको वायलेंस करना पसंद नहीं था। उनका मानना था कि हम नॉन वायलेंस से ही क्या कर सकते हैं, हमारी जंग को जीत सकते हैं। और ऐसा नहीं था कि उनका ये सिर्फ मानना था, उन्होंने पहले कई छोटी छोटी जंग जीत भी रखी थी नॉन वायलेंस के थ्रू, बिना कोई हिंसा किए। जो छोटे छोटे उन्होंने सत्याग्रह किए वो जीते बिना कोई हिंसा का इस्तेमाल किए। तो उनका ये जो मानना था वो प्रॉपर एक्सपीरियंस के बेस पे था। तो अब जब नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह खत्म हो जाता है, उसके बाद अब क्या हुआ, कांग्रेस के अंदर फिर से टेंशन्स आ गई। क्यों टेंशन्स आ गई? क्योंकि जब नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह खत्म हुआ तो कई जो सीनियर लीडर्स थे, जो अनुभवी लीडर्स थे, लाइक CR दास जी, मोतीलाल नेहरू जी, इनका मानना था कि ठीक है बहुत हुआ, अब ये बड़े बड़े सत्याग्रह करना, अब हमको वापस से पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, इलेक्शंस में लड़ना चाहिए और इलेक्शंस में लड़कर और जीतकर फिर ब्रिटिश का विरोध करना चाहिए। इसको लेकर इन लीडर्स ने स्वराज पार्टी भी बनाई थी। लेकिन एट द सेम टाइम कांग्रेस के ही कुछ जो यंग लीडर्स थे, जिनको जो बिल्कुल कहते हैं ना गर्म खून था जिनका उस टाइम पे, तो जो यंग लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इनका मानना था कि अभी भी हमको ऐसे और सत्याग्रह करने चाहिए जो देश की आज़ादी हमको दिला सकेंगे। जैसे नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह है वैसे हमको और भी सत्याग्रह करने चाहिए। तो इसकी वजह से अगेन कांग्रेस के अंदर क्या हो गए, दो ग्रुप बन गए। एक जो कहते थे नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह जैसा अब कोई सत्याग्रह ना हो, अब पॉलिटिक्स में हम लोग चले जाएं, इलेक्शंस लड़ें, और एक जो कहते थे कि हमको और ऐसे सत्याग्रह करने चाहिए। इसकी वजह से कांग्रेस के अंदर क्या हुआ, टेंशन्स क्रिएट हो गई। और रियलिटी ये थी कि उस समय पर कांग्रेस इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग थी पूरे भारत देश में कि अगर कांग्रेस के अंदर टेंशन्स क्रिएट होती थी तो इसका असर पूरे भारत पर आपको देखने को मिलता था। और यही सेम चीज़ हुई भी। लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से भारत पर असर पड़ा, दो तीन और चीज़ें थी जिसकी वजह से पूरे भारत पर उस समय बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा था। पहली उसमें चीज़ थी, कंट्री साइड सफ़र कर रही थी। कंट्री साइड यानी किसान। उसी समय पर जब कांग्रेस के अंदर टेंशन्स चल रही थी, नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह खत्म हुआ था, उसी समय पर भारत के जो गरीब किसान थे, जो गरीब फैमिलीज से आते थे, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन आ रहा था। डिप्रेशन का मतलब वो मेंटल डिप्रेशन से नहीं है, उस समय पर डिप्रेशन का मतलब था पैसे के डिप्रेशन से, मंदी के डिप्रेशन से। डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ था
एग्रीकल्चर की प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी, जिसकी वजह से लोगों की इनकम बिल्कुल ही गिर गई थी। लेकिन जो ब्रिटिश वाले थे वो तो अभी भी उतने टैक्स ले रहे थे, तो लोग टैक्स नहीं दे पा रहे थे, रेवेन्यूज़ नहीं दे पा रहे थे, और कई सारे लोग सुसाइड भी कर ले रहे थे, जिसकी वजह से ये पता चलता था कि ये जो गरीब किसान है वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। उस टाइम पर एक और ऐसी चीज़ हुई थी जिसका असर भारत की पॉलिटिक्स में पड़ा था, वो था साइमन कमीशन का बनना। जो टोरी गवर्नमेंट थी ब्रिटेन में, ब्रिटेन की टोरी गवर्नमेंट बोलती है कि हम भारत की परवाह करते हैं, और ये बताने के लिए उसने क्या किया, उसने भारत के लिए एक साइमन कमीशन बनाई, मतलब हमदर्दी जताने के लिए कि नहीं भाई हम भारत की परवाह करते हैं, तो उसने साइमन कमीशन बनाई और बोला ये जो साइमन कमीशन है ना, ये क्या करेगी, भारत आएगी, भारत में जो जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको देखेगी और उनमें कोई अगर सुधार चाहिए पड़ेगा तो सुधार बताएगी। ठीक है, लोगों को लगा आने दो, लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये थी कि ये जो साइमन कमीशन है, अगर तुमने भारत के लिए बनाई है तो उसमें कोई भारत का इंसान तो रखो, कोई भारतीय सदस्य तो रखो। उस साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। इसके लिए लोगों ने बोला ठीक है, साइमन कमीशन को आने दो। फिर बताते हैं, जैसे ही साइमन कमीशन भारत में आकर पधारती है, भारत के लोग बढ़िया नारे लगाना शुरू कर देते हैं, गो बैक साइमन, और ये नारे आज तक चल रहे हैं, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक। किसी को हिस्ट्री आती हो या नहीं आती हो, उस बंदे को ये स्लोगन्स उसने एक ना एक बार ज़रूर सुने हुए होते हैं। तो अगर मैं पूछूं साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था, बिकॉज देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल इंडियन मेंबर इन दैट कमीशन। ठीक है, और ये कमीशन के हेड कौन थे, ये जो कमीशन था इसके हेड थे सर जॉन साइमन, उन्हीं के नाम पर रखा गया है साइमन कमीशन। तो जब ये पूरी परिस्थिति बनी हुई थी, तो जो लॉर्ड इरविन थे उस टाइम पर, उन्होंने सोचा कि गूगल इफेक्ट है, कुछ ऐसा करते हैं जो अलग होगा जिससे भारत वाले हमारे जाल में फंस जाएं। तो इन्होंने क्या किया, अक्टूबर 1929 में कांग्रेस वालों के पास एक ऑफर भेजा कि आप एक काम करो, आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आओ। उस समय पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी लंदन में। बोला आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आओ और आप इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर अपनी बात रखना। पता हो ये कोई बात, मतलब कोई सेंस इस बात का कि जो प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आप मुझे बोलते हो एक काम करो, आप मेरे से 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर आओ और वहाँ पर मुझे सेम प्रॉब्लम बताओ। तो भारत वाले बोले देखो ऐसा है, हमको पागल बनाना बंद करो। ठीक है, भारत वालों ने बहुत ही समझदारी से बोला हम कोई तुम्हारी गोल मेज चक्का सम्मेलन में नहीं आने वाले हैं, हम किसी तुम्हारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं आने वाले हैं। जिसकी वजह से जो लॉर्ड इरविन थे उसको बड़ा बुरा लगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरा लगा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी को। उन्होंने कहा यार ये कैसा है लॉर्ड इरविन, ये हमारे साथ ही अन्याय कर रहा है और फिर हम ही को चिढ़ाने के लिए हमसे कहता है कि वहाँ आकर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आकर। तो उन्होंने बोला देखो भाई ऐसा है, हम कुछ ऐसा करेंगे कि तुम देखते रह जाओगे। तो इसको लेकर क्या किया, जवाहरलाल नेहरू जी बहुत आक्रोश में आ गए। उन्होंने कांग्रेस के लाहौर सेशन में ये अनाउंस कर दिया कि आज से हम 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उस समय पर भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, भारत स्वतंत्र उस समय पर नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आज से क्या करेंगे, 26 जनवरी से भारत का पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। हम कहते हैं ना कि जो तुम पाना चाहते हो उसको दिमाग में सोचो, तो सेम चीज़ इन्होंने की कि लोगों को बोला तुम चाहते हो स्वतंत्रता पाना तो मान लो कि तुम स्वतंत्र हो और फिर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ो। लेकिन इनको ये उम्मीद थी कि जब ये ऐसा करेंगे तो इनको बहुत सपोर्ट मिलेगा, लोग बहुत इनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब इन्होंने लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस में 1929 में ये अनाउंस किया कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि लोगों को रियलिटी भी पता थी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ है। तो इनका ये छोटा मोटा जो प्रयास था वो अच्छा था, बट ऐसा नहीं था जिसने पूरे भारत की आंख इनकी तरफ लगा दी। लेकिन अब वापस से सबकी उम्मीदें किस पर थी, जब इतने छोटे छोटे सत्याग्रह हो गए, सबकी उम्मीदें अगेन गांधी जी पर थी, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस था, इनके पास वो एक्स फैक्टर था जिसके बेसिस पर ये बड़े बड़े सत्याग्रह कर सकते थे। तो अब सबकी निगाहें गांधी जी पर टिकी थी और गांधी जी ढूंढ रहे थे टॉपिक जिस पर अब हम एक अगला सत्याग्रह कर सकते हैं। तो गांधी जी को अपना अगला सत्याग्रह करने के लिए टॉपिक मिला सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट क्या था, एक ऐसी चीज़ थी जो सब लोग इस्तेमाल करते थे, अमीर गरीब ऊंची जाति का नीची जाति का सब धर्म के लोग क्या करते थे, उसको इस्तेमाल करते थे। और ब्रिटिश क्या करता था, इसी नमक पर टैक्स लगाया करता था। तो जो गांधी ने बोला, सॉरी नॉट गांधी, गांधी जी ने बोला, फ्लो में निकल गया, गांधी जी ने बोला कि हमको क्या करना चाहिए भाई, ये सॉल्ट तो हमारा है, हमारे देश में बन रहा है, लेकिन फिर भी हमें टैक्स देना पड़ रहा है। तो इन्होंने कहा कि हम इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और उन्होंने कहा कि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम पूरे भारत को यूनाइट कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, इस सॉल्ट टैक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो जैसा मैंने बोला था, वो क्या करते थे, लड़ाई लड़ने से पहले एक सामने वाले को लेटर भेजते थे, एक तरीके से धमकी भी कह सकते हो उसको, जिसमें वो बोलते थे देखो ये हमारी डिमांड्स है, तुम अगर पूरी करोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं करोगे तो हम इस डेट से सत्याग्रह करेंगे। तो सेम चीज़ गांधी जी ने की। 31 जनवरी को उन्होंने क्या भेजा,
उन्होंने एक लेटर भेजा विसरॉय इरविन को, उसको बोला देखो ये हमारी 11 मांगे हैं, अगर तुम इन 11 मांग को पूरी कर दोगे तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अगर नहीं करते हो तो 11 मार्च से हम लोग दांडी मार्च करेंगे, सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। और वो जो 11 मांगे थी उसमें सबसे तगड़ी डिमांड जो थी वो ये थी कि सॉल्ट टैक्स को हटा दो, क्योंकि सॉल्ट ऐसी चीज़ है जो सब यूज़ कर रहे हैं, तो जब वो सॉल्ट के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो सब उनके साथ आ जाएंगे। बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात थी ये। तो उन्होंने ये डिमांड रखी और विसरॉय इरविन ने बोला देखो ऐसा है, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, तुमको जो करना है कर लो, जो सत्याग्रह करने हैं कर लो, हम तुम्हारी 11 डिमांड्स को नहीं मानेंगे। तो गांधी जी ने क्या कि 11 मार्च को अपनी फेमस दांडी मार्च यात्रा शुरू की। कहाँ से, अपने साबरमती के आश्रम से। वहां से उन्होंने अपने 78 लोगों के साथ ये यात्रा शुरू की। इस यात्रा के दौरान वो 240 माइल्स ऑलमोस्ट 386 किलोमीटर्स चले 24 दिन तक। और इस यात्रा के दौरान क्या हुआ, एक अच्छी चीज़, इस यात्रा के दौरान जो पैदल यात्रा थी वो जहाँ भी रुकते थे लोगों को आज़ादी का मतलब समझाते थे, तो लोग उनकी बातों से इम्प्रेस होते थे, उनकी स्पीचेस से, और उनके साथ जुड़ते चले जाते थे। तो ये 24 दिन के सफ़र के बाद वो 6 अप्रैल को दांडी में पहुंचे थे और वहाँ पर इन्होंने उबलते हुए पानी से नमक को मैन्युफैक्चर किया था। और जैसे ही इन्होंने नमक को मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट लॉ टूट गई, क्योंकि सॉल्ट लॉ ये कहती थी कि भारत के लोग नमक नहीं बना सकते हैं, नमक कौन मैन्युफैक्चर करेगा, सिर्फ ब्रिटिश ही करेगा और वही उस पर टैक्स लगाएगा। तो जैसे ही गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया, सॉल्ट लॉ टूट गई और वहीं से शुरुआत हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या है, नॉन कॉपरेशन का तो आप सिंपल समझ गए, नॉन कॉपरेट करना यानी सहयोग नहीं करना। सिविल डिसोबीडियंस का सिंपल मतलब है डिसओबे करना, डिसओबे यानी कि बात ना मानना, यानी जो भी ब्रिटिश बात मनवाना चाहता है उसका उल्टा करना, बात ना मानना। यही एक बहुत बड़ी खास बात थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो अगर मैं पूछूं हाउ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो बहुत सिंपल सी बात है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोगों को बोला गया था कि आपको सिर्फ सहयोग करना बंद करना है, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बोला गया कि आपको सहयोग करना बंद तो करना ही करना है, साथ ही साथ आपको ब्रिटिश की जितने भी कानून है, जितनी भी बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं माननी है। अगर ब्रिटिश ने कानून बनाया है कि 2-3 लोग बैठकर नहीं जा सकते हैं गाड़ी पर, तो 3 लोग ही जाएंगे गाड़ी पर। क्यों, क्योंकि हमको ब्रिटिश के कानून तोड़ना है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन से इसलिए अलग था क्योंकि इसमें क्या था, इसमें लोगों को कानून तोड़ने के लिए बोला था, जो भी ब्रिटिश ने कानून बनाए हैं। तो जब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ी, लोगों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के कानून तोड़ने लगे, लाइक फॉरेस्ट लॉ को तोड़ने लगे, सॉल्ट लॉ को बहुत जगह पर तोड़ा गया। और इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ, ब्रिटिश वालों ने भारत के जो लोकल लीडर्स थे कांग्रेस के, उनको अरेस्ट करना शुरू किया था। इससे हुआ यूं कि जब लोकल लीडर्स अरेस्ट होने लगे तो थोड़ा थोड़ा सत्याग्रह करने में गांधी जी को भी दिक्कत आने लगी, क्योंकि पूरे भारत में सत्याग्रह करना, उसको मैनेज करना वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो उससे गांधी जी को दिक्कत आने लगी। और अमृतसर में जब अब्दुल गफ्फर खान को अरेस्ट किया गया तो तब तो भाई तगड़ी चीज़ हो गई। क्यों, क्योंकि अब्दुल गफ्फर खान इतने पॉपुलर लीडर थे अप्रैल 1930 में जब उनको अरेस्ट किया गया कि पेशावर की गलियों में लोग इकट्ठे हो गए और वो तैयार थे मारकाट के लिए। और उसके बाद सिचुएशन यहाँ नहीं रुकी, उसके बाद स्वयं गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। जब गांधी जी अरेस्ट हुए तो प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि जो लीडर था इस पूरे सत्याग्रह का वही मिसिंग हो गया, वही अब जेल के अंदर है। तो इस सत्याग्रह को चलाने वाला कौन है, कौन सत्याग्रह के लिए, कौन इन सत्याग्रही जो लोग हैं, जो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, इनको डायरेक्शन देगा कि अब ये करो या अब वो करो, कौन देगा। तो बड़ी दिक्कत आ रही थी एक एक करके सबको। और जिसकी वजह से जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जैसे ही गांधी जी जेल में जाते हैं, ये जो मूवमेंट था ये वायलेंस में बदल जाता है। लोग बिल्डिंग्स को अटैक करते हैं कि आपने गांधी जी को अरेस्ट क्यों किया, पुलिस को अटैक करते हैं, ब्रिटिश को अटैक करते हैं, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जिसकी वजह से गांधी जी को रियलाइज़ होता है कि अब बहुत मुश्किल है इस मूवमेंट में जो हिंसा हो रही है उसको कंट्रोल करना। तो वो वहीं पर डिसाइड करते हैं कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहीं पर रोक देंगे और इरविन के साथ एक समझौता करते हैं जिसको कहा गया गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 5 मार्च 1931। ये जो समझौता था ये बेसिकली क्या था, मेरे हिसाब से ये समझौता बिल्कुल सही किया गया था उस टाइम पर। ये समझौता ये कहता था कि जो ब्रिटिश था उसने क्या किया था, भारत के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था और अब वो उनको छोड़ने वाले तो थे नहीं। तो इस समझौते के तहत ये डिसाइड किया गया था कि गांधी जी क्या करेंगे, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसका हिस्सा उसमें जाएंगे, हिस्सा लेंगे। बदले में जो ब्रिटिश वाले हैं वो क्या करेंगे, भारत में जिन भी लीडर्स को उन्होंने अरेस्ट कर रखा है कांग्रेस के, लाइक जवाहरलाल नेहरू जी, इन सबको वो इन सबको क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। तो गांधी जी ने कहा ठीक है भाई करते हैं, क्योंकि उनको भी क्या ज़रूरत थी, उनको भी ज़रूरत थी कि ये जो लीडर्स हैं जो अरेस्ट हुए हैं उनको वापस निकाल लिया जाए, तभी तो क्या हो पाएगा, आगे और काम किया जा सकेगा ब्रिटिश के खिलाफ। तो गांधी जी अपने बढ़िया से दिसंबर 1931 में कहाँ जाते हैं, लंदन में जाते हैं और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई खास रिजल्ट नहीं निकलता। उनकी बात को वहाँ पर भी इग्नोर ही किया जाता है, आज़ादी को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, जैसा भारत में किया जा रहा था। तो गांधी जी अब जब वहाँ से वापस आते हैं तो उनको लगता है कि भारत में आएंगे तो चीज़ें बढ़िया होंगी, ब्रिटिश ने अपना वादा पूरा कर दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब वो भारत में आते हैं तो देखते हैं कि ब्रिटिश ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। ब्रिटिश वाले क्या कर रखे हैं, अभी भी जो लीडर्स हैं उनको जेल में रखे हुए हैं और उसके बदले में
उन्होंने साथ ही साथ एक और चीज़ कर दी है, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। इलीगल का मतलब गैर कानूनी, यानी कांग्रेस अब कोई भी काम करेगी तो वो कांग्रेस के किसी भी बंदे को उठा लेंगे इस जुल्म में कि वो गैर कानूनी काम कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में गांधी जी बोलते हैं कि भाई हमारे साथ तो विश्वासघात हुआ है, आपने समझौता किया था, गांधी इरविन पैक्ट किया था, लेकिन तब भी आपने विश्वासघात किया है, तो हम क्या करेंगे, फिर से अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे, रीलॉन्च करेंगे। तो 1932 में वो वापस से अपने मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। लेकिन अब की बार जब वो मूवमेंट लॉन्च होता है तो लोग उसको इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, और धीरे धीरे ये जो सत्याग्रह है वो 1934 तक बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है और धीरे धीरे खत्म ही हो जाता है। अब हम आगे देखेंगे इस टॉपिक में कि कैसे अलग अलग ग्रुप ने इस सत्याग्रह में सपोर्ट किया, अमीर किसानों ने, गरीब किसानों ने, इनने कैसे सपोर्ट किया। अब देखो, आपको एक इमेज दिख रही होगी, रिच वर्सेस पुअर। तो यहाँ पे मैं आपको कोई भी मोरल वैल्यूज़ नहीं सिखाने वाला हूँ, सिंपली एक आपको एक टॉपिक बताने वाला हूँ, रिच वर्सेस पुअर। एक देश के अंदर दो ग्रुप होते हैं, अमीर और गरीब। तो जब सरकार अमीरों को सपोर्ट करती है तो गरीबों को बुरा लगता है, और जब गरीबों को सपोर्ट करती है तो अमीरों को बुरा लगेगा। और ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि कोई भी सरकार ऐसी है नहीं जो बैलेंस बनाकर चले अमीर गरीब के बीच में। या तो सरकार अमीरों को ही सपोर्ट करती है तो गरीबों को बुरा लगेगा, गरीबों को करेगी तो अमीरों को बुरा लगेगा। और यही सेम चीज़ आई सिविल डिसोबीडियंस के समय में। सिविल डिसोबीडियंस समय में क्या हुआ था, अगर जो सरकार थी उसने क्या किया, अमीर किसानों को सपोर्ट किया तो गरीब किसानों ने दूरी बना ली। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कांग्रेस ने क्या किया, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे इनको सपोर्ट किया, तो जो छोटे छोटे वर्कर्स थे इन्होंने दूरी बना ली। यही सेम चीज़ हुई। तो अब हम समझेंगे कैसे अलग अलग ग्रुप्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सपोर्ट किया। सबसे पहले अगर हम रिच पीजेंट देखें, अमीर किसान, तो जाट्स जो थे, यूपी के, गुजरात के पाटीदार्स, इन्होंने बड़ी एक्टिवली मूवमेंट में सपोर्ट किया। लेकिन एक चीज़ आपको इस पूरे में देखने को मिलेगी, ये जो अलग अलग ग्रुप्स थे इन्होंने पार्टिसिपेट तो किया था, लेकिन इनका पार्टिसिपेट करने का उद्देश्य देश की आज़ादी नहीं था, इनका उद्देश्य अपनी खुद की कोई ना कोई डिमांड थी। तो ये जो रिच पीजेंट्स थे, अमीर किसान थे, इन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन किया था क्योंकि इनकी लड़ाई थी हाई रेवेन्यूज़ के खिलाफ। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी ब्रिटिश वाले, वो लोग क्या करते थे, वो लोग इनसे बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू वसूला करते थे, जिसकी वजह से इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बच पाता था। तो इसीलिए इनकी लड़ाई हुई, और इसी चक्कर में इन्होंने क्या किया था, ये जो हमारा नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया था। तो हम कह सकते हैं कि इनके लिए आज़ादी का मतलब, स्वराज का मतलब क्या था, रेवेन्यू कम होना, रेवेन्यू के खिलाफ लड़ाई लड़ना। तो ये जो रिच पीजेंट्स थे इन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, लेकिन इनको बहुत ही बुरा लगा जब 1931 में पहली बार इस मूवमेंट को वहीं पर बंद कर दिया गया कुछ कारणों की वजह से। तो जब ये मूवमेंट फिर से स्टार्ट किया गया था तो इन्होंने डिसाइड किया था कि हम इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और इसीलिए अब इन्होंने, जब फिर से ये मूवमेंट लॉन्च हुआ 1932 के टाइम पर, तो इन्होंने इतना एक्टिवली सपोर्ट नहीं किया। ये सिंपल इनका केस था। तो हम कह सकते हैं जो अमीर किसान थे उन्होंने बढ़िया से पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी एक डिमांड थी कि हमको रेवेन्यू कम कराना है। अगर गरीब किसान की बात करेंगे, बहुत सिंपल है, पुअर पीजेंट, मैंने बोला ना, अगर अमीरों को सपोर्ट करेगी तो गरीब अपने आप दूरी बना लेंगे। तो कांग्रेस का यही केस था, कांग्रेस ने अमीर किसान को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से जो कांग्रेस के जो लोग थे वो गरीबों से दूरी बनानी पड़ी, क्योंकि अगर वो गरीबों को सपोर्ट करते तो अमीर किसान उनसे दूर चले जाते। और जो गरीब किसान थे, इनकी मांगे क्या थी, इनकी मांग ये थी कि इनसे जो किराया वसूला जाता है उसको ख़त्म कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उस समय पर डिप्रेशन चल रहा था, तो इनको किराया देना पड़ता था, और जो इनको देने में मुश्किल हो रहा था। तो इनकी मांग पहली ये थी कि इनसे जो किराया, इनका जो भी बकाया है उसको माफ़ कर दिया जाए, और ये जो हाई रेवेन्यू वसूले जाते हैं इसको भी माफ़ कर दिया जाए। और अगर कांग्रेस इनकी इन मांगों को अपने मूवमेंट में ला देती तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता अमीर किसानों को, क्योंकि वही लोग ऑफेंड हो जाते, क्योंकि वही लोग तो इनसे किराया लेते थे। अमीर किसान ही तो गरीब किसानों से किराया लेते थे ज़मीन का, और तो अगर वो इनकी डिमांड को अपने साथ जोड़ लेते तो अमीर किसान ऑफेंड हो जाते, और अगर अमीरों की डिमांड को जोड़ लिया तो गरीब किसान ऑफेंड हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कांग्रेस और गरीब किसान थे इनके बीच में दूरियां बनी रही, और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। सिंपल अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल, बिजनेस क्लास की, तो ये लोग बड़े ही पढ़े लिखे लोग होते थे, और इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर खूब अंधा पैसा कमाया था, क्योंकि ब्रिटिश ने इनको दम दम से ऑर्डर दिए थे कि हमारे लिए यूनिफॉर्म बनाओ, हमारे लिए बूट्स बनाओ, हमारे लिए या बैग्स बनाओ, ये सारी चीज़ें, टेंट्स बनाओ। तो इन्होंने अंधा पैसा कमाया था। लेकिन अभी इन लोगों को चाहिए था कि अब और पैसा कमाएं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। लेकिन ब्रिटिश वालों ने ऐसी चीज़ें, ऐसी पॉलिसीज़ बना रखी थी जिनकी वजह से ये लोग अपने व्यापार को फैला नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इनके लिए आज़ादी का मतलब इन्होंने क्या निकाला, इन पॉलिसीज़ का ख़त्म होना, जिसकी वजह से इनका व्यापार नहीं फैल रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन करने से पहले ये लोग ऑलरेडी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन बना चुके थे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। जैसे इन्होंने 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस बनाई थी, 1920 में फिक्की को बनाया था, 1927 में जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड
इंडस्ट्रीज़। तो ये लोग ऑलरेडी बहुत अवेयर थे और ऑलरेडी अपनी एक दो ऑर्गेनाइजेशंस को रखते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन किया। किस चीज़ के लिए? अपनी डिमांड को रखने के लिए कि जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ हैं, जो ब्रिटिश ने कानून बनाए हैं जिसकी वजह से व्यापार नहीं फैल रहा है, उन कानून को ख़त्म कर दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, मूवमेंट को एक्टिवली सपोर्ट किया, यहाँ तक कि फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड की, जो पैसे वैसे से हेल्प थी वो तक प्रोवाइड कर दी किसको, इस मूवमेंट में। लेकिन जब ये पहली बार लॉन्च हुआ था, उसके बाद जब इसको रोका गया तो इनका भी मन उससे हट गया। इन्होंने कहा यार कब तक हम किसी सत्याग्रह के चक्कर में 1.5-2 साल तक बैठे रहेंगे अपने बिजनेस को ठप करके। तो इन्होंने जब ये मूवमेंट फिर से चालू हुआ तो इन्होंने फिर इतना खास कोई सपोर्ट नहीं दिखाया, और धीरे धीरे इसी वजह से हम कहते हैं ना कि पहली बार जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था तो बहुत सपोर्ट मिला था, लेकिन जब फिर इसको बंद करके फिर से चालू किया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, तो लोग ज़्यादा इसके सपोर्ट में नहीं आए। तो वहीं पर इसको क्या कर दिया गया, जो अमीर ये बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने भी क्या किया, इस मूवमेंट से अब दूरी बना ली जब इसको फिर से लॉन्च किया गया। ठीक है, अब अगर हम देखिए इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स सेम चीज़ है, जो इंडस्ट्री के मालिक थे और इंडस्ट्री के वर्कर्स थे। तो अगर इंडस्ट्री के मालिकों को सपोर्ट करेंगे तो वर्कर्स को बुरा लगेगा, वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे तो मालिक को बुरा लगेगा। और कांग्रेस ने क्या किया था, इंडस्ट्री के मालिकों को सपोर्ट किया था, क्योंकि ये लोग इनको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे, तो वर्कर्स को बुरा लगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। कुछ कुछ वर्कर्स ऐसे थे, जैसे नागपुर में कुछ वर्कर्स, उन्होंने सपोर्ट किया। कुछ कुछ वर्कर्स ने गांधी जी वाली कैप पहन ली, हड़ताल पे चले गए। लेकिन बहुत कुछ वर्कर्स ने, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल फ्यू ऑफ द वर्कर्स थे जिन्होंने ऐसा कुछ किया। ज़्यादातर वर्कर्स ने इससे दूरी बनाए रखी। क्यों? क्योंकि उसको साफ साफ दिख रहा था कि कांग्रेस और ये जो अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके बीच में बढ़िया रिश्ते हैं, तो उनकी मांगे तो कभी पूरी होने ही नहीं वाली हैं। ठीक है, तो इन्होंने थोड़े बहुत प्रयास किए, लेकिन ओवरऑल इन्होंने क्या कर रखा, अपनी कांग्रेस से दूरी बनाए रखी। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आता है गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, वो था वुमेन पार्टिसिपेशन। पहली बार देखा जा रहा था कि कोई ऐसा सत्याग्रह हो रहा है जिसमें वुमेन बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी, वुमेन रैलीज में जा रही थी, वुमेन जेल तक गई थी। और ये जो वुमेन थी, ये मेनली उन फैमिलीज से आती थी जो या तो बहुत पढ़ी लिखी थी, हाई क्लास फैमिलीज थी, या हाई कास्ट फैमिलीज थी। यानी कि या तो बहुत सिंपली कहूँ तो हाई कास्ट फैमिलीज से आ रही थी, गरीब फैमिलीज से नहीं आ रही थी। अगर आपको लग रहा है सभी वुमेन आ रही थी, नहीं, जो वुमेन सिर्फ हाई क्लास फैमिलीज से बिलोंग करती थी वही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी इनके अंदर, यहाँ तक कि कुछ तो जेल भी गई थी। लेकिन इन सब का मतलब ये नहीं था कि वुमेन की स्थिति सुधर गई थी, वुमेन की जो पॉलिटिकल स्टेटस था, सोशल स्टेटस था, वो सुधर गया था। क्योंकि गांधी जी ये तो कहते थे कि वुमेन की ड्यूटी है देश की सेवा करना, लेकिन वो ये भी कहते थे कि वुमेन की पहली ड्यूटी है कि अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बनकर दिखाना, अच्छी मदर बनकर दिखाना, अच्छी वाइफ बनकर दिखाना। जिसकी वजह से वुमेन ने भले ही रैलीज में पार्टिसिपेट किया हो, इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट किया हो, लेकिन ओवरऑल उनको पॉलिटिक्स में जगह नहीं दी गई थी। उनका जो पॉलिटिकल और सोशल स्टेटस था, उनके साथ अभी भी उसी प्रकार से भेदभाव हो रहा था। तो ये तो हमारे 5 ग्रुप्स थे जिन्होंने अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट किया। अगर हम देखेंगे अमीर किसानों ने कैसे किया, एक्टिवली किया। गरीब किसानों की दूरी बनी रही कांग्रेस के साथ। जो अमीर बिजनेसमैन थे उन्होंने एक्टिवली किया पार्टिसिपेट। जो गरीब इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स थे उनकी दूरी बनी रही। वुमेन ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। अब ऐसा नहीं था कि सब लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, हमारे देश में भी कुछ कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ थी जिन्होंने इस मूवमेंट से बिल्कुल दूरी बनाए रखी थी। वो 2 कम्युनिटीज़ थी, दलित्स की और मुस्लिम्स की। क्यों दूरी बनाए रखी थी जानते हैं इस टॉपिक में। जो अछूत लोग थे, जो खुद को अनटचेबल्स बुलाते थे, इन्होंने 1930 से खुद को क्या बुलाना शुरू कर दिया था, दलित्स बुलाना शुरू कर दिया था, ऑपरेस्ट बुलाना शुरू कर दिया था। हमारे देश में छुआछूत बहुत रहा है पहले के टाइम पर, अनटचेबिलिटी, जहाँ पर जो दलित्स होते थे उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार होता था। उनको पब्लिक वेल से, यानी पब्लिकली जो कुआं है जिसमें सब पानी भरते हैं, उनको पानी नहीं भरने दिया जाता था, टेम्पल्स में नहीं आने दिया जाता था, बहुत गंदा व्यवहार होता था। तो ऐसे लोगों ने क्या किया, 1930 से खुद को दलित्स बुलाना शुरू किया और ऑपरेस्ट बुलाना शुरू किया। और कांग्रेस क्या करती थी, बहुत समय से दलित से दूरी बनाए हुए थे, क्योंकि उसको डर था कि अगर वो दलित के साथ हाथ मिला लेगी तो सेम प्रॉब्लम आएगी। तो जो हाई कास्ट हिंदूज हैं, जो ऊंची जाति से आते हैं, उनको दिक्कत होगी, क्योंकि यही तो भेदभाव था। ऊंची जाति वाले दलित से दूरी बनाते थे, लेकिन अगर कांग्रेस दलित के पास चली गई तो ऊंची जाति वालों को बुरा लगेगा और ऊंची जाति वाले कांग्रेस से दूर चले जाएंगे। तो इस वजह से कांग्रेस ने बहुत समय तक दलित से दूरियां बनाए रखी थी। लेकिन जब गांधी जी आए तो उन्होंने बोला भाई ये गलत है, जब तक हम दलित्स का साथ नहीं देंगे, जब तक हम ये छुआछूत की समस्या को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक ऐसे आज़ादी आ ही नहीं सकती। भले ही ब्रिटिश चला जाए यहाँ से, हमारे देश से, लेकिन हमारा देश सही तरीके से आज़ाद तब तक नहीं होगा जब तक हम ये अनटचेबिलिटी की समस्या को सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसको लेकर उन्होंने, गांधी जी ने दलित्स को हरिजन के नाम से पुकारा। उन्होंने कहा आप लोग दलित नहीं हो, आप हरिजन हो। हरिजन का मतलब भगवान के बच्चे हो, और उनके लिए सत्याग्रह किए सो दैट उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके लोगों की तरह। यहाँ तक कि उन्होंने
दलित्स जो काम किया करते हैं, जैसे कि स्वीपर का काम, पब्लिक टॉयलेट्स क्लीन करने का काम, वो काम भी करके दिखाया गांधी जी ने लोगों को ये बताने के लिए कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता और काम के बेसिस पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों को ये भी बोला कि जो हाई कास्ट लोग हैं यार, अपने दिल को थोड़ा सा पिघलाओ, थोड़ा सा क्या करो, सॉफ्ट करो इन लोगों के लिए और इनके साथ भी भाईचारे का व्यवहार करो। लेकिन इन सब से कोई खास हेल्प नहीं मिली, क्योंकि अगर सिर्फ ऐसे बोलने से या एक दो सत्याग्रह से चीज़ें सॉल्व होने वाली होती तो पहले ही हो चुकी होती, पहले ही लोग दलित्स को एक्सेप्ट कर चुके होते। तो दलित्स भी ये जानते थे कि ये छोटे मोटे सॉल्यूशन से बात नहीं बनेगी, हमको कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए जिससे हमें समाज में प्रॉपर इज्जत मिले, प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट मिले। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ये छोटे मोटे सत्याग्रह कर रहे हो, बढ़िया है, ये आप अभी इसलिए कर रहे हो क्योंकि सत्याग्रह नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस सत्याग्रह चल रहा है, तो अभी आप हम पे ध्यान दे रहे हो, कल को हो सकता है कोई सत्याग्रह ना हो तो क्या आप हम पे ध्यान दोगे? तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए हमको। उन्होंने परमानेंट सॉल्यूशन क्या निकाला? पॉलिटिक्स में एंट्री। उन्होंने कहा, दलित्स ने कहा कि हमको प्रॉपर रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब हम पॉलिटिक्स में जाएंगे, अपनी सीट्स जीतेंगे और अपनी रिस्पेक्ट की मांग करेंगे, तभी जाकर हम हमारे हक की लड़ाई कर पाएंगे। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने लिए आरक्षण की शुरुआत की, आरक्षण मांगने की कि हमको क्या दो, रिजर्वेशंस दो। इस जो गांधी जी थे वो इसके कम्प्लीटली खिलाफ थे, कांग्रेस इसके कम्प्लीटली खिलाफ थी, जिसकी वजह से जो दलित्स थे और कांग्रेस थी, इनके बीच में रिश्ते बुरे बने रहे और इन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट नहीं किया। अब उसके बाद क्या होता है, 1930 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने क्या बनाई थी, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई थी। और ये भी गांधी जी के साथ कहाँ गए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे गए थे लंदन में। और वहाँ पर इन्होंने ये डिमांड रखी थी कि क्या हो जाना चाहिए, जो दलित्स हैं उनको रिजर्वेशंस दे दिया जाना चाहिए। गांधी जी इसके खिलाफ थे, और जब गांधी जी इसके खिलाफ थे तो ब्रिटिश वालों ने क्या किया, इस मांग को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उनको लगा कि इससे क्या होगा, अगर वो बी.आर. अम्बेडकर जी की मांग को पूरा कर देंगे तो इससे बी.आर. अम्बेडकर जी वर्सेस गांधी जी हो जाएगा और इनके बीच में हम लड़ाई करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही इन्होंने इस डिमांड को एक्सेप्ट किया बी.आर. अम्बेडकर जी की और दलित्स को आरक्षण दे दिया, तो गांधी जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि कुछ झगड़े वगड़े करे। उन्होंने सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट अपनाया, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी, फास्ट अनटू डेथ, कि या तो आप ये आप कर रहे हो इसको ख़त्म करो, ये आरक्षण को ख़त्म करो, या फिर मैं भूख हड़ताल पे हूँ, यानी भूख आंदोलन पे हूँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगा अनटिल एंड अनलेस मेरी डेथ ही क्यों ना आ जाए। तो ये चीज़ देखकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने भी इस बात को समझा, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि इस तरीके से अगर हम सबको आरक्षण देने लगे जैसे दलित्स ने मांगा है, तो इससे देश को एक साथ लाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने भी जैसे तैसे गांधी जी की बात को माना और उनके साथ एक पूना पैक्ट साइन किया। पूना पैक्ट बेसिकली क्या था, पूना पैक्ट भी बात वही थी, पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। इसमें यह डिसाइड किया गया था कि हम एससी और एसटी को क्या करेंगे, आरक्षण देंगे। सिंपली कहेंगे जो लेजिस्लेटिव बॉडीज उनमें आरक्षण तो देंगे, लेकिन इनको वोटिंग कौन करेगा, सब लोग मिलकर करेंगे। पहले ये हुआ था कि इनको वोटिंग कौन करेगा, दलित्स के लिए वोटिंग दलित्स ही करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा ना भाई, जो दलित है उसको हम सीट तो रिजर्व कर रहे हैं, आरक्षण तो दे रहे हैं, लेकिन इनकी वोटिंग बिल्कुल उसी प्रकार से होगी जिससे नॉर्मल किसी भी और व्यक्ति की वोटिंग होती है। तो ये हमारा पूना पैक्ट था। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, डिप्रेस्ड क्लास विल गेट रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बट दे वर टू बी वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट। सिंपल है, आरक्षण दे दिया। जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो ना, वुमेन को आरक्षण दे दिया कि इतनी सीट वुमेन के लिए है, तो यहाँ पर सिर्फ वुमेन ही खड़ी हो सकती है इन सीट्स पर कैंडिडेट बनकर। तो यही सेम चीज़ वहाँ पर की गई कि एससी एसटी के लिए सीट रिजर्व कर दी और इन सीट्स पर कौन खड़ा होगा, एससी या एसटी कैंडिडेट ही खड़ा होगा। अब हमने बात की थी जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सपोर्ट नहीं किया था। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के बाद मुस्लिम्स को साफ साफ दिख रहा था कि जो कांग्रेस है वो बहुत ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ा रही है, अपने रिश्ते अच्छे कर रही है हिंदू ग्रुप्स के साथ, लाइक हिंदू महासभा, जिसकी वजह से अगेन सेम चीज़ हुई, जब हिंदुओं के साथ करीबी होगी तो मुस्लिम्स को बुरा लगेगा, मुस्लिम के साथ करीबी होगी तो हिंदुओं को बुरा लगेगा। तो सेम चीज़ हुई कि जो मुस्लिम्स ने देखा कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं के साथ उसकी ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ रही है, अच्छे रिश्ते हो रहे हैं, बहुत करीब हो रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा, इसलिए उन्होंने सोचा हम कांग्रेस से दूरी बनाए रखेंगे और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इस नॉट नॉन कोऑपरेशन, बार बार मैं नॉन कोऑपरेशन बोल देता हूँ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से दूरी बनाए रखेंगे और बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा लगता था कि हो सकता है हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और ये लोग एक साथ आ जाएं, लेकिन क्या होता था, कहीं ना कहीं दंगे हो जाते थे जिससे इनके रिश्ते और ख़राब हो जाते थे। एक समय ऐसा आया जब लगा कि हो सकता है हिंदू मुस्लिम एक साथ आ सकते हैं, लेकिन उस समय पर क्या हुआ, मुस्लिम के एक लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने वही बात कर दी, छोटी सी बात कर दी। उन्होंने बोला हमको भी दलित्स जैसे क्या करो, रिजर्वेशंस दे दो। कांग्रेस ने कहा देखो भाई हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो
उस वजह से जो मुस्लिम लीडर थे वो ऑफेंड हो गए, उनको लगा यार ये तो गलत है। फिर भी उन्होंने अपनी मांग को जारी रखा, उन्होंने कहा हो सकता है मिल जाएगा, मिल जाएगा, हो सकता है रिजर्वेशन अभी नहीं कल मिलेगा, परसों मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। तो उनको उम्मीद थी कि हिंदू मुस्लिम तभी साथ आएंगे जब रिजर्वेशन मिलेगा। उनको लग रहा था मोहम्मद अली जिन्ना को कि रिजर्वेशन तो मिल ही जाएगा क्योंकि हिंदू मुस्लिम को एक साथ आना ज़रूरी है। लेकिन 1928 में एक हिंदू महासभा की क्या होती है, कॉन्फ्रेंस होती है। वहाँ पर हिंदू महासभा के लीडर एम आर जयकर क्या कहते हैं, ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस में कहते हैं देखो तुमको मूवमेंट में आना है तो आओ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सपोर्ट करना है तो करो, वरना अपने काम से काम रखो, हम तुम्हें कोई रिजर्वेशंस नहीं देंगे। और वहीं पर जितने भी चांसेस थे हिंदू मुस्लिम्स के साथ आने के, वो सभी चांसेस क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो हमारे अलग अलग ग्रुप्स थे, इन्होंने अलग अलग तरीके से कुछ ने पार्टिसिपेट किया, कुछ ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया। मूव ऑन करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी कि लोगों को ये एहसास होना कि वो सब लोग क्या है, एक ही जगह का हिस्सा है, एक ही देश के हिस्सा है। तो ये लोगों को कब एहसास होता है, जब लोग खुद को धर्म से परे होकर, जाति से परे होकर देखने लगते हैं। जब तक आप खुद को इस तरीके से देखोगे कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ, तब तक आप कभी भी ये महसूस नहीं कर सकते हो कि हम सब एक हैं। आपको अगर ये चाहते हो कि आप ये महसूस करना कि हम सब एक हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, धर्म से हटकर, जाति से हटकर खुद को एज अ भारतीय, एज अ इंडियन देखना पड़ेगा। आज के टाइम पर तो क्या है, लोगों के अंदर ये भावना डालना, देश प्रेम की भावना डालना आसान है। क्यों? क्योंकि गीत बन जाते हैं, सॉन्ग्स, पोएम्स बन जाते हैं, उनको ट्विटर, सोशल मीडिया के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट भी कर सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले के टाइम पर तो सिंपली क्या था, एक चिट्ठियाँ चलती थी, अखबार चलते थे, जिनको भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो पहले के टाइम पर ये देश प्रेम की भावना को कैसे फैलाया गया, समझ लेते हैं। पहले के टाइम पर भी कुछ कुछ गीत लिखे गए, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या किया था, भारत माता की एक इमेज बनाई थी जिसमें वो वाइट साड़ी पहने हुए थी, और वाइट साड़ी में सिंपल रिप्रेजेंट करता था शांति को। पहले के टाइम पर यही होता था कि वो देशों को वुमेन के रूप में रिप्रेजेंट करते थे, और फिर उसमें छोटे छोटे सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे, ये बताने के लिए कि हमारा देश कैसा दिखता होगा। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने भारत माता की इमेज बनाई थी, और साथ ही साथ उन्होंने वंदे मातरम गीत भी लिखा था, जो बाद में उन्हीं की नोवेल आनंदमठ में उसको क्या किया गया, इंक्लूड कर लिया गया। और ये जो वंदे मातरम गीत था, जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, इसको बहुत ज़्यादा गाया गया था। अब उस समय पर, पहले के टाइम पर जैसे आज के टाइम पर अलग अलग चीज़ें पॉपुलर हैं, तो उस टाइम पर अलग अलग चीज़ें पॉपुलर थी। उस समय पर जो लोग गीत थे, जो लोक नाटक थे, जो फोक टेल्स होते हैं, फोक सॉन्ग्स होते हैं, ये बड़े पॉपुलर थे। जैसे आप कभी बुंदेलखंड तरफ आओगे और राजस्थान तरफ जाओगे, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, उनकी लोकल लैंग्वेज में नाटक चल रहे होते हैं, लोकल लैंग्वेज में कुछ गीत होते हैं जो बड़े पॉपुलर होते हैं, क्योंकि लोग क्या कर पाते हैं, उनसे आसानी से रिलेट कर पाते हैं। तो पहले के टाइम पर भी सेम चीज़ ही चलती थी। तो क्या किया गया, देश प्रेम की भावना फैलाने के लिए ऐसी ऐसी कहानियों को लिया गया, लोक कहानियाँ, लोक गीतों को, जिनमें क्या हो, देश के लिए अच्छा सोचने की, देश के लिए लड़ाई करने वाली भावनाएं जागृत होती हों और लोगों को मोटिवेट करते हो। सेम चीज़ की गई थी, नटेशा शास्त्री ने भी की थी। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने क्या किया, एक 4 वॉल्यूम कलेक्शन पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी फोक टेल्स यानी बहुत सारी लोक कहानियों को एकत्रित किया था, कलेक्ट किया था और पब्लिश किया था अपनी किताब द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया में। और उन्होंने ये भी कहा था, ये जो लोकगीत है, ये जो लोक नाटक हैं, लोक कहानियाँ हैं, यही हमारे देश का असली साहित्य है, नेशनल लिटरेचर है। तो पहले के टाइम पर यही सब चीज़ें पॉपुलर थी। पहले के टाइम पर बॉलीवुड, टॉलीवुड ये सब नहीं चलता था ना, तो पहले के टाइम पर यही चीज़ें पॉपुलर थी। इन्हीं भाषाओं में लोग सुनना, चीज़ों को सुनना पसंद करते थे। आज के टाइम पर हो गया है कि आप हिंदी, इंग्लिश इन सब में सुनना प्रेफर करते हो, लेकिन आज भी अगर आप किसी गांव साइड एरिया में जाओगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा, शादियों के टाइम पर या किसी भी फंक्शन के टाइम पर उनकी लोकल लैंग्वेज में वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ गीत गा रहे होते हैं या कविता गा रहे होते हैं। ठीक है, और भी कई चीज़ें की गई, जैसे लोगों ने फ्लैग्स बनाना क्रिएट कर दिया गया। जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था तो एक फ्लैग बनाया गया था जिसमें 3 कलर थे, जो आपको दिख रहा है, रेड, ग्रीन एंड येलो। इसके अंदर 8 लोटस थे, 8 कमल थे। ये कमल रिप्रेजेंट करते थे। उस समय पर भारत में ब्रिटिश के 8 प्रांत्स हुआ करते थे, 8 प्रांत्स यानी कि 8 प्रोविंसेस। प्रांत्स हिंदी वर्ड है, मैंने इंग्लिश के साथ साथ बोलिया। 8 प्रोविंसेस हुआ करते थे, तो ये 8 लोटस उसको रिप्रेजेंट करते थे। और ये जो आपको चांद दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट करता था कि हिंदू और मुस्लिम्स को। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी किया गया। गांधी जी ने भी अपना एक फ्लैग बनाया था, जिसमें बीच में उन्होंने चरखा रखा था। जो चरखा था वो किसका प्रतीक था, आत्मनिर्भर होने का प्रतीक था, कि हम खुद पर ही निर्भर हैं, हमको ब्रिटिश वालों की ज़रूरत नहीं है। और भी कई तरीके थे कि लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना को जगाया जा सके। जैसे एक तरीका था लोगों को बताना कि आप अपने इंडिया की पॉजिटिव साइड को देखो। पहले के टाइम पर क्या होता था, जो ब्रिटिश थे वो हमारी इंडिया की सिर्फ नेगेटिव साइड दिखाते थे भारत के इतिहास की, कि देखो तुम लोग कितने अनपढ़ हो, देखो तुम लोग अपने देश को नहीं चला पाते हो, और भी कई सारी गलत बातें किया करते थे भारत के इतिहास के बारे में, जिसकी वजह से भारत के लोग इतने मोटिवेट ही नहीं हो पाते थे। उनको लगता था यार भारत तो वैसे ही गया गुजरा है। लेकिन लोगों ने बोला कि अगर तुमको देश प्रेम की भावना जगानी है तो लोगों के अंदर ये फीलिंग डालो कि भाई तुम अपने भारत की पॉजिटिव साइड को देखो। तुम देखो कि कैसे भारत वाले लोगों ने इतना सब होते हुए भी
ब्रिटिश का राज होते हुए भी इतने तगड़े तगड़े मॉन्यूमेंट्स बना दिए, इतनी तगड़ी तगड़ी बिल्डिंग्स बना दिए। तो एक और तरीका क्या निकलता है लोगों को मोटिवेट करने का, लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना डालने का, कि उनको बोला जाए टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द हिस्ट्री, टू लुक एट द पॉजिटिव थिंग। ठीक है, तो यहाँ तो हमारा होता है इस चैप्टर के डी एंड। ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। और अगर इस चैप्टर में कोई डाउट रहता है तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करो, वहाँ पर आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका नाम मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, उत्कर्ष स्टडी सीरीज क्लास 10 हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, तो आप इजीली हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर कोई भी डाउट है आप उसको पूछ सकते हो। इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।